और बात चुनाव की करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी गठबंधन के लिए सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ है और रविवार देर रात तक यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जो आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहेगी। और अब से थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप एक एक सीट पर चर्चा करेगी। सीएम योगी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और आज ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है। तो कल देर रात बैठक खत्म होने के बाद भी करीब 2.5 घंटे तक अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग से चर्चा की। उससे पहले बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। सारी माथापच्ची के बाद भी बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर पाई है और पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। दूसरी लिस्ट की बात करें तो उसमें 2 नाम थे और तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था पिछली बार जो लिस्ट जारी हुई थी। यानी 403 में से बीजेपी अब तक सिर्फ 194 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर पाई है। पेच जो है वो सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब तक सीटों पर क्या सहमति बनी है वो तस्वीर बीजेपी और गठबंधन साफ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सब कुछ आपसी सामंजस्य से होगा, किसी भी सीट को लेकर कोई तनातनी नहीं है, लेकिन अभी तक माथापच्ची जारी है। और इस बड़ी और अहम खबर पे दिल्ली से कुमार गौरव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और लखनऊ का रुख करेंगे, वहां अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं। पहले कुमार, आपके पास आते हुए, कल देर रात तक मंथन, आज भी बैठक और आज तो एक एक सीट पर चर्चा होगी। कैसे देखें, गठबंधन के साथ क्या मुश्किलें आ रही है? बीजेपी के सामने चैलेंज क्या है कि अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ? देखिए, जाहिर तौर पे अभिलाषा 403 सीट है उत्तर प्रदेश में। अभी तक 197 सीट्स का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। आपको ये ध्यान देना होगा कि अपना दल ने भी कल रामपुर से एक मुस्लिम कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं सीट बाई सीट सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी अपना दल ने अपना एक उम्मीदवार घोषित किया है। मुख्य तौर पे जो गठबंधन के सहयोगी हैं बीजेपी के, अपना दल और निषाद पार्टी, वो दोनों पूर्वांचल में हैं और उधर चुनाव जो है वो बाद में है, शुरुआत के फेज में नहीं है, इसलिए ज्यादा हड़बड़ी में बीजेपी नहीं दिख रही है। जहां तक सीटों की बात है, 403 में से बहुत मैक्सिमम सीट्स अगर देंगे सहयोगियों को तो दोनों मिलाकर 30, 32, 35 सीट से ज्यादा सहयोगियों को नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके बाद भी लगभग 365 के आसपास सीटें बचती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव कड़ा है, मुकाबला टफ है, इसलिए एक एक सीट पर विचार चल रहा है। इससे पहले भी 3 दिन तक बैठक हुई थी, कल रात बैठक हुई, आज फिर पूरे दिन चर्चा होगी और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उसके बाद आपको उम्मीदवारों के लिस्ट का ऐलान, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, लिस्ट आएगी सामने। लेकिन हाँ, सभी सीटों की आ जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। ये 100% पक्का नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी विपक्षियों का मुंह देख रही है कि वो किसको उतारते हैं, उस हिसाब से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। एक सीट पे 2-2, 3-3 नाम लेकर वो बैठे हैं। तो जो सीटें इनके लिए फेवरेबल दिख रही है उस पर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उनका ऐलान हो जाएगा। लेकिन जहां भी टफ मुकाबला है या सहयोगियों से जहां पे बात पूरी नहीं हो पाई है, उन सीटों को कल भी बीजेपी रोक कर रखेगी। इसके अलावा मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों पर कल चर्चा हो गई, उसकी भी सूची कल केंद्रीय चुनाव समिति से क्लियर हो जाएगी। उत्तराखंड की कुछ सीटों पे पेच फंसा है, कुछ वहां पे विरोध भी चल रहा है, कुछ पार्टी से बाहर भी गए हैं। सांसदों की एक कमेटी बीजेपी ने बनाई थी विरोध को रोकने के लिए, बागी तेवरों को कम करने के लिए, वो फेल हुई है। तो उन चीजों पे भी मंथन हो रही है। यानी 5 राज्यों में चुनाव है, चौतरफा दबाव एक तरह से पार्टी पे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वहां मुकाबला कड़ा है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यानी 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से होकर निकलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक एक बारीकियों पे केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के साथ बैठकर चर्चा कर रहा है, ताकि चुनाव के बाद कुछ दिक्कत ना हो और ये बाद में अफसोस न रहे कि हमने अगर टिकट बेहतर तरीके से दिया होता तो रिजल्ट कुछ और होता। उन सभी परिस्थितियों को में बाद में पड़ने से बेहतर है कि समय लगे, और अभी समय है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों के लगभग नामों की घोषणा
हो गई है, थोड़े बहुत बचे हैं और उसमें अभी थोड़ा समय है, उसके लिए बीजेपी और इंतजार करेगी, चर्चा करेगी। लेकिन हाँ, गंभीर चर्चा चल रही है, एक एक सीट पर चर्चा चल रही है। सहयोगियों के साथ भी मनमुटाव न हो जाए, क्योंकि उनका वोट भी पार्टी को मिलना है और पार्टी का वोट भी उनको जाना है, उनकी सीट भी सरकार बनाने में काम आएंगी। इसलिए काफी गहन सोच विचार हो रही है, तनाव है बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी टफ है, ये भी बीजेपी भले कैमरे पर स्वीकार न करे, लेकिन इतनी बैठक और इतनी माथापत्ती जो चल रही है उससे दिखता है कि बीजेपी तनाव में है। और इसलिए एक एक सीट पे चर्चा करके, ये नहीं कि मोदी और योगी के नाम पर चुनाव जीत कर आ जाएंगे, उम्मीदवारों को भी देखा जा रहा है, उनकी क्या स्थिति है जमीन पे, वो सारी चीजें देखी जा रही है। विपक्षी अगर किसी और को उम्मीदवार बना दे तो क्या स्थिति हो सकती है, ये भी देखी जा रही है। इन सबको लेकर चर्चा चल रही है। दिन भर ये बैठक चलेगी, आज भी देर रात तक बैठक चलेगी और धीरे धीरे उम्मीदवारों की जहां तक बात है, जो उनके सहयोगियों के उम्मीदवारों की बात है, जैसे रामपुर की सीट घोषित की है अपना दल ने, उसी तरह धीरे धीरे वो करते जाएंगे। आपको 7वें फेज तक भी ये यानी कि कुमार, पता चलेगा कि कितनी, जब पहले ही ये बात कही जा रही है कि एक एक सीट पर अब इसमें चर्चा होगी और आप बता रहे हैं कि सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करने के बाद ही जो गठबंधन पर सीटों को लेकर फैसला लिया जाएगा। लखनऊ का रुख हम, और इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राजनीति उत्तर प्रदेश में रही, उत्तर प्रदेश आज गौरव का आभास करता है। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को मैं बधाई देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन के सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश है, एक सिक्योर प्रदेश है और एक एस्पिरेशनल स्टेट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी जिस प्रकार से 12वें स्थान से आज हम दूसरे स्थान पर आए हैं और आर्थिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से बदली है और 6ठे स्थान से आज दूसरे स्थान पर आए हैं, यह भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बधाई का विषय है। 50 से अधिक ऐसे केंद्र योजनाएं हैं जिनमें आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य के रूप में काम करती है। यह दिखाता है कि 73वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का, इट्स अ माइलस्टोन एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कंसर्न। विकास का एक महत्वपूर्ण पायदान वो छू चुका। जैसे मैंने आपको कहा, आज कुछ खुशी की बातें भी हैं तो कुछ दुख के विषय भी। जहां पूरा उत्तर प्रदेश, जहां आदरणीय मोदी जी, जहां योगी जी आज समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों को, समस्त भारतवर्ष को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं, वहीं मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर तो बीजेपी सरकार में यूपी की छवि बदली है और अखिलेश यादव के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए संबित पात्रा उन पर निशाना साध रहे थे कि पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये वोट की राजनीति है और इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। आइए अब हम आज की जो बड़ी खबर है, सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। गठबंधन के साथ क्या कॉम्बिनेशन वो बनाते हैं, किस तरीके से उन सीटों पर फैसला होता है, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। कुमार ने दिल्ली से हमें इनपुट दिया कि एक एक सीट पर
लगातार इस पे मंथन जारी है। लखनऊ का हम रुख कर लेते हैं। अशोक वहां पर मौजूद हैं। अशोक, कहा जा रहा है कि 200 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और दूसरी तरफ अगर अपना दल और निषाद पार्टी दोनों की बात करें तो इनकी डिमांड्स क्या हैं? क्योंकि अपना दल की तरफ से शायद 36 सीटों की लिस्ट दी गई और कहा गया कि इसमें से 14 सीटें तो उन्हें मिलेंगी, लेकिन निषाद पार्टी भी अच्छी सीटों की मांग कर रही है बीजेपी से। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव चूंकि बहुत आसान इस बार नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाना, और समाजवादी पार्टी का जो पूरा गठबंधन है उसकी पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है कि कैसे भी करके बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सके। अब उत्तर प्रदेश के समीकरण को समझने की जरूरत है। आप देखिए कि बीजेपी इस बार कई सारे नए प्रयोग भी कर रही है, हालांकि वो सीधे तौर पर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अपने सहयोगियों के माध्यम से उस प्रयोग को देखा जा सकता है। पहली बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की तरफ से रामपुर में जो आजम खान के बेटे हैं उनके खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया है। हालांकि वो उम्मीदवार अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल का जो गुट है उस गुट के तहत उतारा गया है, लेकिन वो गठबंधन के एक संयुक्त उम्मीदवार होंगे। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है कि अपना दल एस को एक सीट दी गई जहां पर उनकी तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया और बीजेपी का उसको समर्थन होगा, गठबंधन का एक उम्मीदवार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कि पहले चरण के चुनाव होने हैं तो वहां पर इस तरह का एक उम्मीदवार उतारकर एक बड़ा मैसेज एक खास वर्ग में बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, जितने भी सहयोगी बीजेपी के उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में उनके साथ हैं, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो निषाद पार्टी के या अनुप्रिया पटेल हो अपना दल की, अभी कोशिश यही की जा रही है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम सारे विधायकों के साथ बीजेपी से इस्तीफा दिया और वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद से आप देखिए कि लगातार जो सहयोगी दल है उनका एक दबाव बीजेपी की तरफ के ऊपर देखा जा रहा है और यही वजह है कि अभी तक सीटों का बंटवारा सार्वजनिक फोरम पर नहीं आ पाया है, यानी कि जो तस्वीर अब तक साफ हो जानी चाहिए वो नहीं हो पाई है। ठीक सारी परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है और गठबंधन को वो कैसे संतुष्ट करती है इस पर आज नजर रहेगी। शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो यूपी चुनाव में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है और खासतौर पर अगर आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की चिंता यहां पर बढ़ा दी है। साथ ही समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो इस बार क्या रंग लाएगी जाट राजनीति और क्या दिल्ली में मेरठ की पॉलिटिक्स बदलने वाली है? इसी मुद्दे पर हमने बीजेपी के दो चर्चित नेताओं केंद्रीय मंत्री राजीव बालियान और संगीत सोम से एक खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है, सरधना में विधानसभा का प्रचार कर रहे हैं, वो संगीत सोम भी हैं साथ में। सर, सवाल है कि जब अमित शाह यहाँ आए और तो विपक्ष ने शुरू किया कि क्या विकास के मॉड्यूल पर एतबार नहीं है, कराना ही बैतरनी पार लगाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। आप दिल्ली से आए होंगे? हाँ सर। पहले भी आए 5 साल पहले? हाँ। कितने घंटे लगे थे? 40 मिनट। पहले लगते थे 4 घंटे। विकास क्या होता है? इन्वर्टर नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी के घर पर। पहले हर घर में इन्वर्टर थे। गांव में 4 से 5 घंटे लाइट आया करती, अब गांव में 20 घंटे लाइट है और शहर में 24 घंटे। कानून व्यवस्था कितनी बेहतर है आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री वापस आना शुरू हुई है। आपके पड़ोस में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। आपके इधर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। विकास की बात कर रहे हैं हम। तो पहला चुनाव लड़ा था सपा की जो अराजकता थी उसके खिलाफ, और ये चुनाव लड़ रहे हैं 5 साल में अपने किए हुए काम के ऊपर। लेकिन सपा ने ही ट्वीट किया सर, कहा कि कैराना का पलायन ही सिर्फ मुद्दा है उनके पास, विकास को लेकर वो बात नहीं कर रहे, इसीलिए उनके गृह मंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ रहे। सवाल इसीलिए लोग पूछ रहे हैं। काम अपना बता रहे हैं लेकिन याद भी दे रहे हैं इस काम से पहले क्या हाल हुआ करता। 5 साल लग गए ना, फील गुड हो जाता है कहीं पर। तो 12 से 17 का वो अराजकता का दौर याद दिलाना पड़ता है कि उस समय क्या हालात थे। सर, जब आप यहाँ प्रचार कर रहे थे समुदाय में तो ये भी लोग चर्चा कर रहे थे कि इस बार वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। जाट समुदायों में नाराजगी है, अन्य समुदायों में नाराजगी है। मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। इस तरीके के जब विधानसभा के चुनाव है और जब प्रचार करने आते हैं तो इस तरीके के सवाल लोग पूछते हैं, प्रतिपक्ष पूछता है। कहा जा रहा है कि बीएसपी आपकी बी टीम हो गई, इस तरीके से बात कर रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा खिलाफ जाट नेता है उसे को दिल पर हाथ रख और एक बात बता दे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना नहीं बनवाना, कोई जाट हो सकता है हमारे खिलाफ हो, हमसे नाराज हो, लेकिन ये नहीं चाहता कि अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ हम रहते हैं दोबारा उसी हालात में जाए जो 12 से 17 का दौर था। उसे कोई उस दौर को कोई देखना नहीं चाहता। और यहाँ जो
चुनाव है मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक के साथ साथ। तो हो सकता है कोई हमसे नाराज हो, वो भी ये नहीं चाहता अखिलेश मुख्यमंत्री, तो वोट हमें भी देगा। अब भाई ये जाटी हैं सारे, इनसे पूछ रहे हैं, क्या बताऊँ। नहीं, संगीत सोम जी भी है सर। जब आप नहीं एक सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे थे कि आपका लिबास जब देखते हैं लोग, तो फिर आप पर अभी मैं कैली गाँव गया था, दादरी गया था, तो लोग पूछ रहे थे कि हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से नाराजगी नहीं है, उनकी नीतियों से भी नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके लिए लोग कह रहे थे कि आप सिर्फ खास वर्गों तक ही जा पाते हैं और जो विकास का एजेंडा है वो अपने तरीके से चलाते हैं। तो आप कैली में अगर गए तो कैली में बताया होगा, मैं तो अभी कैली में ही था, वहाँ 2000 आदमी इकट्ठे हो गए थे जब मैं गया, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता रहा। मैंने उन्हें कहा कि आप वापस जाओ, वहाँ तो सारा मुस्लिम ही इकट्ठा हो गया था, तो इसमें लिबास का कहाँ अंतर है। नहीं, लोग ये कहते हैं कि जो योजनाएं हैं विकास का, वो जैसे सड़कें बनाती हैं, जो नल जल का योजना है, या जो आप सड़कों का शिलान्यास करते हैं, जो फंड देते हैं, वो एक खास बिरादरी को देख कर देते हैं और इसीलिए नाराजगी है, इसीलिए लोग पसंद नहीं करते हैं। और पूछते हैं कि पूछिए विधायक जी से कि क्या उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय के वो विधायक हैं या पूरे सरधना के विधायक हैं। आप उनसे ये पूछिए कि कौन से क्षेत्र में विधायक ने सड़क नहीं बनाई। जितनी आप जहाँ जाएंगे वहीं विकास का बोर्ड दिखाई देगा। और जो लोग हमारे विपक्ष में हैं उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना है। अब ये तो कह नहीं सकते विकास नहीं हुआ, तो वो ये कहेंगे कि यहाँ करा दिया, यहाँ नहीं करा। वो जातिवादी राजनीति जो करते हैं वो हमें सूट वैसे भी नहीं करते। हम जातिवाद नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ राजनीति करते हैं। सद्भावना में भी कहा जाता है कि एक बड़ा सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सद्भावना का अगर सबसे ज्यादा रोकने वाला कोई चेहरा है तो संगीत सोम है। संजीव बालियान बार बार उसको पाटते हैं, बैकअप करते हैं, डैमेज कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है, कुछ संजीव बालियान करेंगे, कुछ संगीत सोम करेंगे, मिक्स होकर काम चल जाएगा ना। इस बार से प्रथम चरण में 58 सीट है, 58 में 53 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार क्या लग रहा है हवा इधर? क्या मुद्दे वही धार्मिक ध्रुवीकरण होगा या फिर विकास का एजेंडा है या फिर बीएसपी या जाति पर चुनाव जा रहा है? आपको मुश्किल हो रही है? नहीं, हमारे यहाँ ना कोई इस तरीके की मुश्किल हो रही है। हमारे यहाँ एक तरफा चुनाव है। जो पहले 53 सीट थी, अब के 55 हम उनमें से जीत के आएंगे। आप सोचिए कि जो अभी गठबंधन हुआ है, जिसकी बात आप कर रहे थे, वो गठबंधन ही है, ठगबंधन है। मुलायम सिंह जी ने चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा दिया था और आज अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी जी को धोखा दिया, उन्हें ठगा है। और आज हर समाज का, हर तबका उन्हें यही जवाब देने के लिए कि जो ठगा है आपने, इस तरीके का आपको जवाब दिया जाएगा कि आप हमेशा याद रखेंगे। आप निश्चित रहिए, क्या होने जा रहा है आप सोच नहीं सकते। संजीव जी, जब आप इलाके में प्रचार कर रहे थे, जब किसान आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री ने वापस नहीं लिया था, तो आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था यहाँ कि जहाँ जा रहे थे आपको प्रचार नहीं करने दे रहा था। लोग कहते थे कि किसानों का कि आप जाकर अपने प्रधानमंत्री से बोलो कि वापस लो। अब क्या वो असर है सर किसान आंदोलन का? क्योंकि गन्ना का इलाका है और गन्ना के दामों पर बहुत सवाल उठाते हैं, बिजली के बढ़े हुए दामों पर सवाल उठाते हैं। जब आपने बिजली कम कर दिया तो लोगों ने कहा 5 साल में चुनाव है, लिहाजा बिजली के दाम कम कर रहे हैं। हमने बिजली के दाम आधे कर दिए, गन्ने के भाव भी बढ़े हैं। और किसान के लिए अगर ओवरऑल बात करोगे तो किसान इतने से अधिक है। और दूसरी बात भाई, एक गांव में झगड़ा हुआ था, उसी बात को ठाव रखोगे क्या? 1.5 साल हो लिया यार, एक गांव में झंझट किया और वो भी लोकदल वालों का मेरा हुआ था। किसान की बात ना करो यार, समझा? तो वो मामला खत्म है। एक गांव में झगड़ा है, तुमने 1 साल हो गया यार, पूरी मीडिया को, देश को से दिखाते। अरे मैं तो लगातार यही हूँ भाई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो स्थिति अभी भी है? क्या हम आपका भाषण सुन रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ दोस्त, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप जाकर पूछो, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 का चुनाव जिताया था, 2022 में फिर यही है। सब लोग वहीं आ गए हैं जहाँ थे। चूंकि आकलन हो सकता है किसी बात से कोई नाराज हो, लेकिन जब ओवरऑल बात करते हैं तो इससे बेहतर सरकार कहीं नहीं है। सर, इसी मेरठ के बगल में जो सीटर सिवाल खास और जहाँ पे रैली हुई थी, कहा जा रहा था कि जाटों का एक बड़ा समुदाय है, वो चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे जा रहा है। ये इस तरीके की बात हो रही थी। क्या सर उसका असर है इस बार? चूँकि आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, 10 फरवरी को चुनाव है, पहले चरण में 58 में 53 सीटें आपके पास थी, तो चुनौती है आपके पास। 14 में भी, इसमें 19 में भी गठबंधन था भाई, जब तो बसपा भी जुड़ रही थी, कांग्रेस भी जुड़ रही थी, यहाँ तो सारे थे। और 2014 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, इस बिरादरी की सारी वोट भाजपा को मिले। या ठीक है कि हम खुदा से मार के वोट दें, इसलिए कई बार बहम हो जाए आप लोगों को, बाकी वोट यही है। जाट इस बार वोट नहीं है, गांव है, जो आप कहावत कर रहे थे, तो वो जाटों का जो व्यक्तिगत बात है, वो बातें बाहर, लेकिन वो समर्थन आपको है, वो बातें बाहर नहीं होंगी, वो अंदर की बात है। केंद्रीय मंत्री है, संगीत पे है और ये बिरादरी है। सरधना विधानसभा सीट है, सबसे हॉट सीट है।
और कहा जा रहा है कि इस बार जाट और मुस्लिम बहुल इस इलाके में ध्रुवीकरण के अलावा भी विकास की राजनीति होगी और उसके लिए संजीव सोम के साथ संजीव बालियान लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अपने कैमरामैन संजय राहुल के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 सरधना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।